हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 11 विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। इससे पहले के चैप्टर हमने अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं, आपने ज़रूर देखें। अगर आपने नहीं देखी हमारी वीडियो, आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे और उसके क्या परिणाम हुए, उन सब का इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। 10 मई 1857 की दोपहर बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। इसमें हमें तारीख दे रखी है कि 10 मई 1857 की दोपहर के बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। हलचल की शुरुआत भारतीय सैनिकों से बनी पैदल सेना से हुई थी, जो जल्द ही घुड़सवार फौज और फिर शहर तक फैल गई। ये जो विद्रोह की हलचल हुई थी, ये भारतीय सैनिकों से एक टुकड़ी बनी हुई थी, पैदल सेना जिसमें भारतीय सैनिक थे, उनसे हुई। और फिर धीरे धीरे ये घुड़सवार फौज भी इसमें शामिल हो गई और ये शहर तक फैल गई। शहर और आसपास के देहात के लोग सिपाहियों के साथ जुड़ गए। शहर के लोग और आसपास के गांवों के लोग भी सिपाहियों के साथ जुड़ गए। सिपाहियों ने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। शस्त्रागार यानी जहां शस्त्र हथियार रखे जाते थे, वहाँ सिपाहियों ने उस पर कब्जा कर लिया। और गोले बारूद रखे हुए थे, सब चीज़ों पर सिपाहियों ने कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने गोरों पर निशाना साधा और उनके बंगलों, साजो सामान को तहस नहस करना और जलाना फूंकना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड दफ्तर, जेल, अदालत, डाकखाने, सरकारी खजाने जैसी सरकारी इमारतों को सिपाहियों ने लूट कर तबाह कर किया जाने लगा। इन सब चीज़ों को सिपाहियों ने लूटा और तबाह किया जाने लगा। शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली टेलीग्राफ लाइन काट दी गई। अंधेरा पसरते ही सिपाहियों का एक जत्था घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। जैसे ही अंधेरा हुआ, वैसे ही सिपाहियों का एक जत्था घोड़ों पर सवार हुआ और वे दिल्ली की ओर चल पड़ा। 11 मई को तड़के लाल किले के फाटक पर पहुंचा और ये जत्था 11 मई को सुबह ही लाल किले के फाटक पर पहुंचा। रमज़ान का महीना था। वह जो महीना था, मई 1857 रमज़ान का महीना था। मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र नमाज पढ़कर और सहरी सहरी क्या होती है बच्चों? रोज़ों के दिनों में सूरज उगने से पहले भोजन करा जाता है, उसी को सहरी कहते हैं। उसे खाकर उठे थे। उन्हें फाटक पर हो हल्ला सुनाई दिया। बाहर खड़े सिपाहियों ने जानकारी दी कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मारकर आए हैं, क्योंकि वे हमें गाय और सुअर की चर्बी में लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे। इससे हिंदू और मुसलमान सबका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब तक सिपाहियों का एक और जत्था दिल्ली में दाखिल हो चुका था और शहर के जो आम लोग उनके साथ जुड़ने लगे थे। बहुत सारे यूरोपियन लोग मारे गए। दिल्ली के अमीर लोगों पर हमले हुए और लूटपाट हुई। दिल्ली अंग्रेज़ों के नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी। कुछ सिपाही लाल किले में दाखिल होने के लिए दरबार के शिष्टाचार का पालन किए बिना बेधड़क किले के में घुस गए। यानी कि किले में एंटर होने के लिए उस टाइम में परमिशन लेनी होती है, तो उसका भी पालन न करते सिपाही बेधड़क किले में घुस गए। उनकी मांग थी कि बादशाह उन्हें अपना आशीर्वाद दें। सिपाहियों से गिरे बहादुर शाह जफर के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई और चारा न था। इस तरह इस विद्रोह ने एक वैधता हासिल कर ली, क्योंकि अब इस विद्रोह को बहादुर शाह जफर के नाम से चलाया जा सकता था। इस प्रकार अब विद्रोह को वैधता मिल चुकी थी। बहादुर शाह जफर के नाम से विद्रोह को चलाया जा सकता था और जल्द ही ये विद्रोह एक बड़ी तादाद में बढ़ने जा रहा था। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टॉपिक है विद्रोह का डर्रा। यदि इन विद्रोहों को तारीख के हिसाब से सिलसिलेवार रखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचती गई, वैसे वैसे सिपाही हथियार उठाते गए। हर छावनी में विद्रोह का घटनाक्रम कमोबेश एक जैसा था। सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुए? सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्रवाई शुरू की। ये जो सैन्य विद्रोह हुआ था 1857 में, हर छावनी में सिपाहियों ने किसी न किसी नए संकेत के साथ अपनी सैन्य कार्रवाई शुरू की। कई जगह शाम के समय तोप का गोला दागा गया, तो कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया गया।
सबसे पहले उन्होंने शस्त्रागार पर कब्जा किया। सिपाही जैसे ही विद्रोह करते थे तो सबसे पहले वे शस्त्रागार पर कब्जा कर लेते थे। शस्त्रागार क्या होता है बच्चों? ये ऐसी जगह होती है जहाँ शस्त्र रखे जाते हैं, यानी कि हथियार, गोले बारूद, बंदूक, गोलियाँ, ये सब रखी जाती हैं। इसलिए सिपाही सबसे पहले इन पर कब्जा करते थे और सरकारी खजाने को लूट लेते थे। इसके बाद उन्होंने जेल, सरकारी खजाने, टेलीग्राफ दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगलों, तमाम सरकारी इमारतों पर हमला किया और रिकॉर्ड जलाते चले गए और सारे रिकॉर्ड वे जलाते चले गए। गोरों से संबंधित हर चीज़ और हर शख्स हमले का निशाना था। 1857 की क्रांति के समय गोरों से संबंधित हर शख्स हमलों का निशाना बना। हिंदुओं और मुसलमानों तमाम लोगों को एकजुट होने और फिरंगियों का सफाया करने के लिए हिंदी, उर्दू और फारसी में अपीलें जारी होने लगी। 1857 की जब क्रांति शुरू हुई तो हिंदू, मुसलमान सब लोगों को एकजुट होकर कहा गया कि तो सब लोगों से यह अपील की गई कि वे इस क्रांति में शामिल हों और अंग्रेज़ों को अपने देश भारत से भगा दें। विद्रोह में आम लोगों के भी शामिल हो जाने के साथ साथ हमलों का दायरा फैल गया। जब ये विद्रोह में, सैनिक विद्रोह में आम लोग भी शामिल हो गए तो इस विद्रोह का दायरा बढ़ता चला गया। लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे बड़े शहरों में साहूकार और अमीर भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बनने लगे। लखनऊ, कानपुर और बरेली उस टाइम के बड़े शहर थे और आज के भी ये बड़े शहर हैं। तो इनमें क्या हुआ, साहूकार और अमीर जो थे वे भी विद्रोहियों का हिस्सा, गुस्सा बनने लगे। किसान इन लोगों को न केवल अपना उत्पीड़क बल्कि अंग्रेज़ों का पिट्ठू मानते थे। ये इसलिए विद्रोहियों का शिकार बने क्योंकि किसान जो थे इन लोगों को अपना उत्पीड़क तो मानते ही थे बल्कि वे मानते थे कि ये अंग्रेज़ों के पिट्ठू भी हैं। इस बॉक्स पर नज़र डालेंगे, इसमें लिखा है फिरंगी। फिरंगी क्या है? फिरंगी जो है फारसी भाषा का शब्द है जो संभवतः फ्रैंक, जिससे फ्रांस बना है, से निकला है। फिरंगी जो है फारसी भाषा का शब्द है और ये संभवतः फ्रैंक से निकला है। इसे उर्दू और हिंदी में पश्चिमी लोगों का मजाक उड़ाने के लिए भी कभी कभी इसका अपमानजनक दृष्टि से प्रयोग किया जाता था। फिरंगी शब्द का प्रयोग हम पश्चिमी लोगों का मजाक उड़ाने के लिए भी करते थे, जैसे हम उस टाइम के लोग अंग्रेज़ों को फिरंगी कहा करते थे। तो फिरंगी वही है, पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, तो इसलिए मैंने आपको यह बता दिया। मई जून के महीनों में अंग्रेज़ों के पास विद्रोहियों की कार्रवाई का कोई जवाब नहीं था। जब मई में ये विद्रोह शुरू हुआ तो जून तक अंग्रेज़ों के पास विद्रोहियों की कार्रवाई का कोई जवाब नहीं था। अब अंग्रेज़ अपनी ज़िंदगी और घर बचाने में फंसे हुए थे। जैसा कि एक ब्रिटिश अफसर ने लिखा, ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया। तो ये उस टाइम में ये विद्रोह इतनी जल्दी फैला कि अंग्रेज़ों के पास इसकी कोई कार्रवाई का जवाब ही नहीं बचा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संचार के माध्यम। अलग अलग स्थानों पर विद्रोह के डर्रे में समानता की वजह आंशिक रूप से उसकी योजना और समन्वय में निहित थी। इसमें कोई शक नहीं कि विभिन्न छावनियों के सिपाहियों के बीच अच्छा संचार बना होता। उस टाइम में जब ये विद्रोह हुआ तो विभिन्न छावनियाँ जो थी उनके सिपाहियों के बीच संचार अच्छा था, यानी कि उनमें एक दूसरे में अच्छी बातचीत थी जिससे कि वे सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे थे। जब 7वीं अवध रेगुलर कैवेलरी ने मई की शुरुआत में नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने 48वीं नेटिव इन्फेंट्री को लिखा, हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए यह फैसला लिया है और 48वीं नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। सिपाही या उनके संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। लब्बो लुआब ये कि लोग बस बगावत के मंसूबे गढ़ रहे थे और इसी के बारे में बात। विद्रोह की बनावट और जिन साक्ष्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि इन विद्रोह में एक योजना और समन्वय था, उनको देखकर कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। ये योजनाएं कैसे बनाई गईं? योजनाकार कौन थे? मौजूदा दस्तावेज़ों के आधार पर इन सवालों के सीधे सीधे जवाब देना कठिन है। फिर भी एक घटना इस बारे में कुछ सुराग ज़रूर देती है कि ये विद्रोह इतने सुनियोजित कैसे थे। विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हियर्से की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पर था। अवध मिलिट्री पुलिस के जो कैप्टन थे हियर्से, उनकी सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पर था 1857 की क्रांति के टाइम। जहां कैप्टन हियर्से तैनात था
वहीं 41वीं नेटिव इन्फेंट्री भी तैनात थी। इन्फेंट्री की दलील थी कि क्योंकि वे अपने तमाम गोरे अफसरों को ख़त्म कर चुके हैं, इसलिए अवध मिलिट्री का ये जिम्मा है, ये फ़र्ज़ बनता है कि या तो वे हेडसे को मौत की नींद सुला दे या फिर उसे गिरफ्तार करके 41वीं नेटिव इन्फेंट्री के हवाले कर दे। लेकिन मिलिट्री पुलिस ने दोनों ही दलीलें खारिज कर दी। अब यह तय किया गया कि इस मामले को हल करने के लिए हर रेजिमेंट के देसी अफसरों की एक पंचायत बुलाई जाए। इस विद्रोह के शुरुआती इतिहासकारों में से एक चार्ल्स बॉल ने लिखा कि ये पंचायतें रात को कानपुर सिपाही लाइनों में जुटती थी। इसका मतलब है कि सामूहिक रूप से कुछ फैसले ज़रूर लिए जा रहे थे, क्योंकि सिपाही लाइनों में रहते थे और सभी की जीवन शैली एक जैसी थी। बच्चों, ये टॉपिक इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से स्टडी करें और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। थैंक यू।